नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी के 7 एवं 8 अगस्त के टोटल 6 शिफ्ट के हम टोटल जो लगभग 200 प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जिनका भी आगे की शिफ्ट में आने वाला एग्जाम है हूबहू आपको यही प्रश्न जो है लगातार जो इससे प्रश्न रिपीट हो रहा है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा, जिससे आपको आगे की शिफ्ट में जरूर फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम थर्ड शिफ्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद लास्ट में हम फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, भाषा के आधार पर गठित पहला भारतीय राज्य कौन था? सभी को पता है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगर बात करें भारतीय राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर हुआ था, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य 1953 में आंध्र प्रदेश था, जो मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी उत्तर भागों में बना था। कांग्रेस ने अपने जयपुर अधिवेशन में एक 3 सदस्यीय समिति नियुक्त किया, जिसके अलावा इसके नेताओं के नाम पर जेबीवी समिति के नाम से भी जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। समिति ने राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर भाषा को खारिज कर दिया था। तेलुगु बहुमत वाले राज्य के गठन की मांग करने वाले कार्यकर्ताओं में से एक पोट्टी श्री रामालू का आमरण अनशन करने के बाद 16 दिसंबर 1952 को निधन हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषी लोगों के लिए भाषाई आधार पर आंध्र राज्य का नाम से पहले राज्य का निर्माण हुआ था। बाद में इसका नाम बदलकर आंध्र प्रदेश कर दिया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू हुआ। इसमें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रावधान किया गया था। एसआरसी ने बम्बई और पंजाब के विभाजन का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत का राजस्व सचिव कौन है? अरविंद श्रीवास्तव है। भारत में वर्तमान जो है भारत का राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव है। अरविंद श्रीवास्तव ने आज वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग में सचिव पद का कार्यभार संभाला। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 18 अप्रैल 2025 को श्री श्रीवास्तव को राजस्व विभाग का सचिव पद पर नियुक्त किया था। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अरविंद श्रीवास्तव ने वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव पद का कार्यभार ग्रहण किया। उनकी नियुक्ति भारत सरकार के मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा 18 अप्रैल 2025 को अनुमोदित किया गया। श्री श्रीवास्तव 1994 बैच के कर्नाटक कैडर के अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसिन की संधि किसके बीच कब और हस्ताक्षर हुआ था? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच 1802 में जो है बेसिन की संधि हस्ताक्षरित किया गया था। यह समझौता 31 दिसंबर 1802 को हस्ताक्षरित हुआ था। यह समझौता ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था। बाजीराव द्वितीय पुणे के मराठा पेशवा थे और इस संधि पर पूना के युद्ध के बाद हस्ताक्षर किया गया था। इस संधि के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को निर्णायक विजय प्राप्त हुआ और अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हुआ था तथा मराठा शक्ति का विघटन हुआ था। बाजीराव ने लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा थोपी गई सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। पेशवा की गद्दी के बदले में उन्होंने अपनी स्वतंत्रता खो दिया था। 13 मई 1803 को आर्थर वेलेस्ली के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने पूना में प्रवेश किया और बाजीराव को पेशवा घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? 2000 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 1 दिसंबर 2000 में सिंगल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से 100% केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। पीएमजीएसवाई के चरण 2 के मई 2013 के दौरान मंजूरी दिया गया और साथ ही पीएमजीएसवाई फर्स्ट को भी जारी रखा गया था, क्योंकि पीएमजीएसवाई चरण 2 का मतलब है ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन और वृद्धि के लिए, और पहले चरण में गाँव की सुगमता के लिए बनाई गई सड़कें हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने जुलाई 2019 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चरण 3 को मंजूरी दे दिया, जिसमें ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और अस्पतालों के आवासों को जोड़ने वाले मार्गों के माध्यम से है और प्रमुख ग्रामीण संसर्ग को समेकन शामिल है। केंद्र सरकार ने सड़कों के विकास के लिए प्रावधान किया है और केंद्रीय सड़क निधि ने बुनियादी ढांचे को भुगतान किया, जो केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम 2000 के तहत बनाया गया एक गैर देय कोष हो जाएगा।
आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेस्ट बुक एडमिशन ऑफिसर सेल चलाया जा रहा है जिसमें आपको 1 साल का पासवर्ड मात्र 483 मिल जाएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, ACW ने आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी आपके जितने भी एग्जाम होंगे, SSC, रेलवे या कोई भी 900 प्लस एग्जाम का, आपको सभी मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। इसके अलावा 35,000 प्लस प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएगा। जाके परचेज कर लीजिए, मात्र आपको 483 मिल जाएगा। अभी रेलवे के जितने भी एग्जाम हो चुके हैं, LP का, टेक्नीशियन का, NTPC का, ग्रेजुएट लेवल का, इन सभी का आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएगा। जाके परचेज कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप मॉक नहीं लगेगा आपका स्कोर नहीं बढ़ने वाला है। इसलिए जाकर परचेज कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, आपका स्कोर जब बढ़िया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्थियन लोग कहाँ से आए थे? ईरान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर्थिया से आए थे। पार्थियन लोग ईरान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर्थिया से आए थे। वे पानी नामक एक खानाबदोश जनजाति थे जो सेलुलूड साम्राज्य से स्वतंत्र होकर एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित करने से पहले कैस्पियन सागर के दक्षिण पूर्व में रहते थे। पार्सिया जो है एक ऐतिहासिक क्षेत्र है जो वर्तमान ईरान के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। पार्सियन लोगों ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था, जब उन्होंने सेलूसिड साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार था, जिसमें जो है 451 धाराएं और 15 अनुसूची था। अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें 1935 से संबंधित, तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण अधिनियम था, जिसे भारत के संविधान का आधार माना जाता है। इस अधिनियम ने भारत में संघीय ढांचे, प्रांतीय स्वायत्तता और एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया और भारतीय विधानमंडल और मंत्रियों की शुरुआत किया। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने रक्षा, विदेशी मामलों और वीटो शक्ति जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम 2005 किससे संबंधित है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है संसद द्वारा अधिनियमित किया गया और 15 जून 2005 से लागू हुआ था। अगर बात करें इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो RTI विधेयक भारत की संसद द्वारा 15 जून 2005 को पारित किया गया था। हर दिन औसतन 4800 से अधिक RTI आवेदन दाखिल किए जाते हैं। यह अधिनियम भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को सुदृढ़ करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंडोज में किसी फाइल को बिना रिसाइकिल बिन में भेजे अस्थायी रूप से हटाने के लिए कौन सा तरीका होता है? शिफ्ट प्लस डिलीट से इसका प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें विंडोज में किसी फाइल को बिना रिसाइकिल बिन में भेजे अस्थायी रूप से हटाने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। यह रिसाइकिल बिन को बाईपास करता है और फाइल को सीधे हटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंत्रियों की श्रेणियों का डिसेंडिंग ऑर्डर यानी उच्च से निम्न में विवरण को हमें सजाना है। तो सबसे पहले बात करें तो कैबिनेट मंत्री हो जाएगा, उसका स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हो जाएगा, उसके बाद राज्य मंत्री हो जाएगा, उसके बाद अतिरिक्त प्रभार मंत्री हो जाएगा। इस प्रकार ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में अम्लीय होता है? नींबू का रस अम्लीय होता है। अगर बात करें अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन आयन H+ दान करते हैं। इनका स्वाद खट्टा होता है और ये नीले लिनबस को लाल कर सकते हैं। सामान्य अम्लों के उदाहरण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl जो है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और एसिटिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है, ये सभी शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वोडाफोन कंपनी की शुरुआत कब हुआ था? भारत में जो वोडाफोन कब आया था? ये 2007 में आया था। और वहीं पूछा जाए वोडाफोन कंपनी की शुरुआत की बात करते ये 1982 हो जाएगा, लेकिन भारत में जो है 2007 में इसकी शुरुआत हुआ था। कुछ अन्य फैक्ट की बात करें तो वोडाफोन कंपनी की शुरुआत 1982 में हुआ था। उसे रैकल कंपनी ने शुरू किया और बाद में इसका नाम वोडाफोन हो गया। 1985 में वोडाफोन ने ब्रिटेन में पहला मोबाइल फ़ोन नेटवर्क लॉन्च किया था। शुरुआत की बात करते हैं वोडाफोन की शुरुआत 1982 में रैकल कंपनी के हिस्से के रूप में होता है, जिसका नाम रैकल वोडाफोन लिमिटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंप्यूटर में टास्क मैनेजमेंट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप का प्रयोग किया जाता है। यह शॉर्टकट की विंडोज टास्क मैनेजर को तुरंत खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। टास्क मैनेजर एक ऐसा टूल है जो आपको अपने कंप्यूटर पर चल रहे सभी प्रोग्राम, प्रोसेस और सर्विसेज को देखने और प्रबंधित करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी जजमेंट। अगर बात करें न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी, जिन्होंने 2021 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और गुजरात उच्च न्यायालय ने से सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाली पहली महिला न्यायाधीश बने और जिनका जो है लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड धारक है।
अगर बात करें बेला माधुर त्रिवेदी जो है जन्म 10 जून 1960 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश है। न्यायाधीश नियुक्त होने से पहले उन्होंने गुजरात में मोदी सरकार के कानून सचिव के रूप में कार्य किया है। जब नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री थे तो उसके बाद वह 2016 से 21 तक गुजरात के उच्च न्यायालय की न्यायाधीश रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साक्षरता पर आधारित प्रश्न पूछा गया था। साक्षरता का अर्थ है कि पढ़ना और लिखना दोनों में सक्षम होना। अगर बात करें साक्षरता का अर्थ है कि पढ़ना और लिखना दोनों में सक्षम होना। किसी व्यक्ति को साक्षर तब माना जाता है जब वो किसी भाषा को समझकर पढ़ और लिख सकता है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर लगभग 74% है, जिसमें पुरुषों के लिए 82.14% और महिलाओं के लिए 65.46% साक्षरता दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, WHO का मुख्यालय कहाँ है स्थित? ये जो जिनेवा में हो जाएगा। अगर बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। टेड्रोस एडोहनम विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक है, इसलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य सभा और कार्यकारी बोर्ड WHO के शासी निकाय है। WHO को अपने सदस्य देशों से निधि प्रदान होता है जो अनिवार्य या स्वैच्छिक हो सकता है। जो देश यूएनए का सदस्य हुए WHO के सदस्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 से 15 मार्च तक कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? होली का त्यौहार मनाया जाता है। 13 से 15 मार्च के बीच होली का त्यौहार मनाया जाता है। 13 मार्च को होलिका दहन जिसे छोटी होली कहा जाता है और 14 मार्च को जो है रंगा वाली होली यानी धुलेंडी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा के बारे में रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था। सौर ऊर्जा के बारे में विभिन्न जिज्ञासाओं हो सकता है, इसमें इसकी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग और सौर ऊर्जा अपनाने की प्रक्रिया शामिल होता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन मिला नहीं। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। एक दिल्ली सल्तनत से पूछा गया था प्रश्न, ये भी आपको पूरा नहीं मिल पाया है, इसको भी आप लोग कमेंट बता दीजिए। अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया है तो जरूर बताइए, इसको जो है अगले वीडियो में इंक्लूड कर दिया जाएगा। 1206 से 1526 तक लगभग 320 वर्षों तक भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर शासन करने वाला इस्लामी राज्य हो जाएगा। अगर बात करें इस दौरान 5 राजवंश गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी ने दिल्ली पर शासन किया था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जो मोहम्मद गुरिका का पूर्व गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2024 के क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे मिला है? जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। 2024 के क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को मिला है। उन्हें यह पुरस्कार ICC मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में दिया गया है। बुमराह को यह पुरस्कार सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्ल में कौन सा गुण नहीं होता है? कड़वा स्वाद जो है अम्ल में नहीं होता है। अगर बात करें अम्ल में कड़वा स्वाद नहीं होता बल्कि खट्टा स्वाद होता है। अम्ल नीले लिटमस को जो है लाल कर देता है और धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2023-24 में पूर्ण सभापति राज्य कौन बना था? मिजोरम बना था। यह बस सभापति नहीं, साक्षरता वाला राज्य होना चाहिए था। अगर बात करें मिजोरम ने पूर्ण साक्षरता राज्य का आंकड़ा पार कर लिया, यानी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा परिभाषित 95% से अधिक साक्षरता दर, जिसे पूर्ण साक्षर के रूप में माना जाता है, यानी मिजोरम बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर गलत जो टाइपिंग हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, 2023-24 के PFLS सर्वेक्षण के अनुसार मिजोरम के साक्षरता दर 98.20% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, टास्क मैनेजर के खोलने के शॉर्टकट की क्या होता है? Ctrl+Shift+Escape से जो है टास्क मैनेजर को ओपन किया जाता है। अब चलिए सेकेंड शिफ्ट के सभी प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? सभी को पता है, अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच जो है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1761 में हुआ था। इस डेट को याद रखिएगा। अगर बात करें यह 1761 में मराठा साम्राज्य और हमलावर अफगान सेना यानी अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इसका परिणाम यह हुआ कि अब्दाली के हाथों में सतलज नदी के उत्तर में पंजाब पर मराठाओं का आधिपत्य समाप्त हो गया। नजीब उद दौला की कमान के तहत रोहिल्ला दुआब क्षेत्र के अफगान अम्ब सूखा खान और अवध शुजाउद्दौला थे। मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था, जो छत्रपति मराठा राजा और पेशवा मराठा प्रधानमंत्री के बाद तीसरे स्थान पर थे। मुख्य मराठा सेना पेशवा के साथ दक्कन में तैनात थी। अंत में युद्ध अफगान सेना द्वारा
ग्याओं जिसका नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली ने किया था। यह युद्ध मराठा साम्राज्य के पतन का परिणाम था। पानीपत का पहला युद्ध की बात करते हैं 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें मुगल साम्राज्य की नींव रखा गया, यानी बाबर जीत गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में मुगल राजा अकबर और हिंदू राजा हेमू के बीच लड़ा गया और हेमू हार गया था। हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें, 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और मुगल शाह अकबर के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुकर पुरस्कार 2025 कौन सी किताब के लिए किस लेखक को मिला था? पुस्तक हार्ट लैम्प बानू मुश्ताक को दिया गया था। अगर बात करें 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक की पुस्तक हार्ट लैम्प को मिला है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद दीपा भास्ती ने किया है। यह पुरस्कार 12 लघु कहानियों के संग्रह के लिए दिया गया है, जो दक्षिण भारत के मुस्लिम समुदायों में महिलाओं के जीवन को दर्शाता है। अगर लेखक की बात करें तो बानू मुश्ताक एक कन्नड़ लेखिका है और वकील और सामाजिक कार्यकर्ता है। पुस्तक की बात करें तो हार्ट लैम्प लघु कहानियों का एक संग्रह है, जिसे कन्नड़ से दीपा भास्ती ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। विषय की बात करें तो पुस्तक में 1990 से 2023 तक के बीच लिखी गई कहानियों शामिल है, जो मुस्लिम महिलाओं के जीवन में पितृसत्ता, गरीबी और आध्यात्मिकता आकांक्षाओं के अनुभवों को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति का वर्णन करता है? 5वीं और 6ठी अनुसूची करता है। अगर बात करें भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। 5वीं अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 244 फर्स्ट के तहत परिभाषित है और इसमें उन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के प्रावधान शामिल है जो 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है। 6ठी अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 244(2) के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 5वीं अनुसूची में शामिल क्षेत्र वे हैं जहां अनुसूचित जनजाति की आबादी अधिक है और उनका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए राज्यपाल की विशेष शक्तियां दिया गया और जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है। 5वीं अनुसूची यह सुनिश्चित करता है कि इन क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा किया जाए और उनके विकास को बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पहलगाम हमले 22 अप्रैल 2025 के बाद भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन सिंदूर में मुख्य रूप से यह क्वेश्चन जो है यहाँ पर 2 टाइप का पूछा गया। ऑपरेशन सिंदूर में किस मिसाइल का उपयोग किया गया था? ब्रह्मोस मिसाइल का प्रयोग किया था या जो ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था? टोटल इसका डिटेल फैक्ट देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में मुख्य रूप से ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग किया गया था। इसके अलावा भारतीय सेना ने आकाश मिसाइल, ड्रोन का भी इस्तेमाल किया था। ऑपरेशन सिंदूर जो 6 से 7 मई की रात पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों के ठिकानों पर किया गया, जब भारतीय सशस्त्र बलों ने विभिन्न प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल किया था। ऑपरेशन सिंदूर यह भारत का प्रिसीजन स्ट्राइक ऑपरेशन था, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर में स्थित आतंकवादी के ठिकानों पर किया गया। हमला कब हुआ? 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के जवान भी शहीद हुए थे। जवाबी कार्रवाई कब हुआ था? 6 से 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत। उद्देश्य क्या था? आतंकवादी कैंपों को टारगेट करना, जिनका संबंध पहलगाम हमले से था। निम्नलिखित में से किस विद्रोह को उलगुलान के नाम से जाना जाता है? मुंडा विद्रोह को जाना जाता है। मुंडा विद्रोह को उलगुलान के नाम से जाना जाता है। उलगुलान को 1860 के 1920 की अवधि में सबसे महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह के रूप में जाना जाता था। यह एक धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ और इसमें विद्रोही सामंती जमींदार कार्यकाल की शुरुआत के खिलाफ लड़ने के लिए एक राजनीतिक बल इकट्ठा किया गया था। अगर बात करें, मुंडाओं ने 1879 में छोटा नागपुर क्षेत्र में सक्रिय विद्रोह किया था। ब्रिटिश सशस्त्र बलों को इसके बाद तैनात किया गया और उनके नेता बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया और उन्हें कैद कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Ctrl+S का उपयोग किस लिए किया जाता है? फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। Ctrl+S का उपयोग किसी खुले हुए दस्तावेज या फाइल को सहेजने के लिए किया जाता है। यह एक कीबोर्ड शॉर्टकट है जो लगभग सभी कंप्यूटर प्रोग्राम में उपलब्ध होता है और इसका उपयोग किसी भी दस्तावेज या फाइल को वर्तमान स्थिति में सहेजने के लिए किया जाता है। Ctrl+S दबाने से खुले हुए दस्तावेज या फाइल में किए गए सभी परिवर्तन सहेजे जाते हैं। यदि फाइल पहले से ही सहेजी गई है तो इसे उसी नाम और स्थान पर सहेजी जाएगी। यदि फाइल पहली बार सहेजी जा रहा है तो एक
सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलेगा जहां आप फाइल का नाम और स्थान चुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग होता है? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में सहयोग प्रयोग होता है। संपर्क विधि का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए किया जाता है। यह एक औद्योगिक प्रक्रिया जिसका मुख्य उपयोग मुख्य रूप से पेंट, उर्वरक, अपमार्जक और प्लास्टिक जैसे उत्पादों के लिए किया जाता है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जो पेंट, अपमार्जक, उर्वरक और प्लास्टिक उत्पाद जैसे औद्योगिक उद्देश्यों के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। पेरेग्रिन फिलिप्स ब्रिटिश व्यापारी ने वर्ष 1831 में इस प्रक्रिया का आविष्कार किया था। इस प्रक्रिया से सल्फर ट्राइऑक्साइड और ओलियम भी प्राप्त होते हैं। H2SO4 के निर्माण में संपर्क विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Ctrl+P शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड सॉफ्टवेयर के प्रमुख निर्माण चार्ल्स सिमोनी और रिचर्ड ब्रोडी है। इसे 1983 में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के तहत लॉन्च किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसका अर्थ होता है कि उपयोगकर्ता आवश्यकता के अनुसार डॉक्यूमेंट में फिर से लिख सकता है और मिटा सकता है या संशोधित कर सकता है। नीति आयोग से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। अगर बात करें नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नई योजना आयोग का स्थान ले लिया है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में होता है और नीति आयोग की शुरुआत जो है 1915 में होती है। इस डेट को भी याद रखते चलिएगा। अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इसे 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया। यह भारत सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था। यह न तो संवैधानिक निकाय और न ही वैधानिक निकाय है। यह भारत सरकार एक थिंक टैंक है जो दोनों दिशात्मक और नीतिगत आदानों को प्रदान करता है। इसे ऊपर से नीचे दृष्टिकोण के बजाय नीचे से ऊपर दृष्टिकोण द्वारा आकार दिया गया है। एक जो सूचकांक से संबंधित प्रश्न पूछा कि यह भी मिला नहीं, आप अगर आपको पता है तो कमेंट कर दीजिएगा। एक जो मौलिक अधिकार संबंधी प्रश्न पूछा गया था, जिसमें बात करें भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगर बात करें मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। ये अधिकार है जो व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक और जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। ये अधिकार न्यायोचित है और जिसका अर्थ होता है कि इन्हें अदालतों द्वारा लागू किया जा सकता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटोजुआ से कौन सा रोग होता है? सभी को पता है, मलेरिया, एम्बियासिस, गियार्डियासिस, टेक्सोप्लाज्मेसिस और काला जार, जो ये सभी प्रोटोजुआ से होता है। प्रोटोजुआ के कारण होने वाले कुछ प्रमुख रोग की बात करते हैं, मलेरिया, एम्बियासिस, गियार्डियासिस, टेक्सोप्लाज्मेसिस और काला जार होता है। ये बीमारी शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित कर सकता है और जठरांत संबंधी समस्याओं को लेकर गंभीर प्रणालीगत जटिलताओं तक के लक्षण पैदा कर सकता है। मलेरिया की बात करें, यह रोग जो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ के कारण होता है और मच्छरों के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्ति की विभाजन से संबंधित है। 7वीं अनुसूची भारतीय संविधान का एक हिस्सा है जो केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। इसमें 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची की बात करें तो इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास होता है। राज्य सूची की बात करें तो इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य विधानमंडल को होता है। वहीं समवर्ती सूची की बात करें तो इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का होता है। लेकिन अगर किसी विषय पर दोनों कानून में टकराव होता है तो संसद को कानून मान्य देता है। अब चलिए फर्स्ट शिफ्ट के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, मुख्यमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? सभी को पता है, राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेह होता है। मुख्यमंत्री जो राज्य मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में और राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है। इसका मतलब है कि मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, विधानसभा के प्रति अपने कार्य और नीतियों के लिए जिम्मेदार होता है। संविधान के अनुच्छेद 164(2) के अनुसार यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। इसका मतलब यह है कि यदि विधानसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करता है तो पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा, न कि केवल व्यक्तिगत मंत्री को। मुख्यमंत्री जो राज्यपाल को राज्य की प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से अवगत कराता है। वह राज्यपाल को कानून के प्रस्तावों के बारे में भी सूचित करता है और किसी भी मामले में मंत्रिपरिषद के विचारों के लिए प्रस्तुत करता है जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया हो, लेकिन जिस पर परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया हो।
राज्य का राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार शक्तियों का प्रयोग करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। मुख्यमंत्री नियुक्त होने के बाद राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य करता है और राज्य के कामकाज में राज्यपाल को सलाह देता है। यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 164(2) में उल्लिखित विधानमंडल के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के लिए कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य का विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का महाधिवक्ता होता है। किसी राज्य का मुख्य विधि अधिकारी राज्य का महाधिवक्ता होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अगर बात करें, महाधिवक्ता राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है और इसे उस राज्य से संबंधित मामलों में राज्य की अदालतों या सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होता है। इसलिए राज्य का महाधिवक्ता राज्यों का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। कुछ इम्पोर्टेंट बात करें महान्यायवादी से संबंधित। महान्यायवादी को भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी से संबंधित उल्लेख किया गया है। महान्यायवादियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। महान्यायवादी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करने के लिए योग्य होना चाहिए। महान्यायवादी का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? सभी को पता हो जाएगा, दशरथ हो जाएगा। यानी अशोक के बाद सिंहासन पर किसने शासन किया था? दशरथ हो जाएगा। सम्राट अशोक के बाद दशरथ ने लगभग 232 ईसा पूर्व से मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर शासन किया था। वह अशोक के पोते थे और उन्होंने मगध सहित मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भाग पर शासन किया था। दशरथ बौद्ध धर्म के प्रसार और अपने शासनकाल के दौरान साम्राज्य की स्थिरता बनाए रखने की अशोक की नीति को जारी रखने के लिए जाना जाता है। नागार्जुन पहाड़ी गुफा शिलालेख जैसे शिलालेख बताते हैं कि दशरथ ने इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित किया था और इसे संप्रदाय तथा अशोक ने भी संरक्षण दिया था। दशरथ के शासनकाल ने मौर्य साम्राज्य के पतन की शुरुआत को चिन्हित किया है क्योंकि अशोक की मृत्यु के बाद यह खंडित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले, सभी को पता होना चाहिए। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ के बीच घग्गर के बाएं दक्षिण किनारे पर कालीबंगा की बस्ती स्थित है। यह भूमि के त्रिकोण में स्थित है जहाँ दृष्टद्वती और सरस्वती नदियाँ मिलती है। लुइगी टेसीटोरी ने सबसे पहले यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की प्राग ऐतिहासिक और पूर्व मौर्य विशेषताओं की पहचान किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने काम खत्म होने के 34 वर्ष बाद 2003 में कालीबंगा की पूर्णतः खुदाई रिपोर्ट जारी किया था। शोध के अनुसार कालीबंगा ने सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रांतीय राजधानी के रूप में कार्य किया है। विश्व का सबसे पुराना ज्ञात जुताई वाला मैदान और कालीबंगा के विशिष्ट अग्निवेदियाँ इसे अन्य स्थलों से अलग करता है। क्षेत्र ने कुंडों के एक ग्रिड दिखाया जिसमें एक सेट अधिक बारीकी से फैला हुआ था और पूर्व पश्चिम में चल रहा था और दूसरा व्यापक रूप से अंतरिक्ष में था, उत्तर दक्षिण की ओर चल रहा था। यह पैटर्न पड़ोस में आधुनिक जुताई के साथ उल्लेखनीय समानता रखता है जहां एक खेत में 2 प्रकार के अनाज उगाए जाते हैं और लगभग 2900 ईसा पूर्व कालीबंगा क्षेत्र के नियोजित शहर के रूप में विकसित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नगर पालिका का एक संशोधन आया था। नगर पालिका संबंधी एक संशोधन 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आया था जो 1 जून 1993 को लागू हुआ था। अगर बात करें, इस संशोधन ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया और उन्हें संविधान के न्यायोचित भाग के अंतर्गत लाया। यह संशोधन, जिसे नगर पालिका अधिनियम भी कहा जाता है, संविधान में एक नया भाग 9A जोड़ा गया था और अनुच्छेद 243P से अनुच्छेद 243ZG तक नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य शहरी स्थानीय निकाय ULB को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना, उन्हें सशक्त बनाना है ताकि वे स्थानीय शासन की प्रभावी इकाइयाँ बन सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1662 में पुर्तगालियों को किसके सहयोग से हटाया गया था? अगर बात करें, ये जो हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा। 1663 में कोच्चि के राजा को पुर्तगालियों को उनके राज्य से बाहर निकालने में निम्नलिखित कंपनियों ने सहायता किया था। अगर बात करें, 1663 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, वेरिनिगेड ऑस्ट्रियन कंपनी या VOC ने कोच्चि के राजा को उनके राज्य से पुर्तगालियों को बाहर निकालने में सहायता किया था।
पुर्तगालियों ने 16वीं शताब्दी की शुरुआत से ही कोच्चि में अपनी उपस्थिति स्थापित कर दिया, जिसे मसालों के व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में उपयोग किया जाता था। डच का लक्ष्य मालाबार तट पर मसाला व्यापार और अपना वर्चस्व स्थापित करना था और उन्होंने पुर्तगालियों को अपने प्रमुख प्रतिस्पर्धियों के रूप में देखा था। डच ने कोच्चि और इस क्षेत्र के अन्य पुर्तगाली क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिससे दक्षिण भारत में औपनिवेशिक शक्ति की गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। यह घटना एशिया में व्यापार मार्गों और संसाधनों के नियंत्रण को लेकर यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के बीच व्यापक संघर्ष का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2021 से फरवरी में सरोजिनी नायडू का जन्मदिन किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2020 से 21 से फरवरी में सरोजिनी नायडू का जन्मदिन 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत में महिलाओं की उपलब्धि और योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू, जिन्हें भारत की कोकिला के रूप में जन्मदिन को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था और इस दिन को उनके भारतीय समाज में योगदान को याद करने के लिए चिन्हित किया जाता है। वे एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। सरोजिनी नायडू ने स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय राज्य में उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। उनके साहित्यिक कार्यों और राजनीतिक उपलब्धियों में भारतीय इतिहास और महिला सशक्तिकरण पर एक अमिट छाप छोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य से संबंधित है? देखिए, इसमें नृत्य से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। अगर बात करें बिरजू महाराज, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, बाला शास्त्री, उदय शंकर, सितारा देवी, ये सभी अपने अपने नृत्यों से संबंधित है। अगर बात करें नृत्य से संबंधित कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम, बिरजू महाराज, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, बाला शास्त्री, उदय शंकर, सितारा देवी, माधवी मृदुगुल हो जाएगा। ये सभी व्यक्ति भारतीय शास्त्रीय नृत्य के विभिन्न रूपों जैसे कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसी जलोढ़ मिट्टी जिसमें नलकूप यानी ट्यूबवेल से सिंचाई करना मुश्किल होता है, वह कौन सा हो जाएगा? कंकरीली या रेतीली जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। ऐसी जलोढ़ मिट्टी जिसमें नलकूप, ट्यूबवेल सिंचाई नहीं हो सकता, वह जो है कंकर युक्त जलोढ़ मिट्टी होता है। कंकर युक्त जलोढ़ मिट्टी में कंकर, बजरी और कठोर परतें पाए जाते, जिससे पानी जमीन में गहराई तक नहीं जा पाता है। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता कम होता है और यह पानी को रोक नहीं पाता है, इसलिए ट्यूबवेल से सिंचाई करना कठिन होता है। कंकर युक्त जलोढ़ मिट्टी में नलकूप सिंचाई उपयुक्त नहीं होता है। जलोढ़ मिट्टी में कंकरीली या रेतीली जलोढ़ मिट्टी में नलकूप से सिंचाई करना मुश्किल होता है। इस कारण यह जो है इन मिट्टियों में पानी को रोकने की क्षमता कम होता है और पानी आसानी से नीचे चला जाए, जिससे पौधों की पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भांगड़ा नृत्य में पुरुषों द्वारा उत्साह प्रकट करने के लिए कौन सा पारंपरिक स्वर बोला जाता है? गट्टी गट्टी बोला जाता है। अगर बात करें भांगड़ा नृत्य में पुरुषों को नर्तक या भांगड़ा कराने वाले को कहा जाता है गट्टी गट्टी। ये एक वाक्यांश जो भांगड़ा नृत्य के दौरान उत्साह बढ़ाने या लयबद्धता व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भांगड़ा पंजाब का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसे आमतौर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य फसल के मौसम को विशेष रूप से बैसाखी के दौरान किया जाता है। भांगड़ा में गट्टी गट्टी एक लोकप्रिय वाक्यांश जो नर्तकों को उत्साहित करने और लयबद्ध बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय एशिया और प्रशांत क्षेत्र में ग्रामीण विकास के लिए किस संगठन के साथ सहयोग किया है? एशिया और प्रशांत के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र के साथ सहयोग किया है। भारत में ग्रामीण विकास मंत्रालय एशिया प्रशांत क्षेत्र में ग्रामीण विकास पहलों को आगे बढ़ाने के लिए एशिया और प्रशांत के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र के साथ सहयोग करता है। अगर बात करें CIRDAP की स्थापना 1979 में संयुक्त राष्ट्र ने खाद्य और कृषि संगठन FAO के पहल पर एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। संगठन का मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में, और यह ग्रामीण विकास नीति और प्रथाओं को मजबूत करने के लिए सदस्यों देशों के साथ काम करता है। भारत में CIRDAP के संस्थापक सदस्य है और गरीबी उन्मूलन, सतत कृषि और ग्रामीण अवसंरचना विकास पर केंद्रित है। इसके कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से योगदान देता है। 2024 में विजडन अग्रणी क्रिकेट पुरस्कार किस महिला को मिला था? स्मृति मांधाना को दिया गया था। अगर बात करें 2024 के विजडन अग्रणी महिला क्रिकेटर का पुरस्कार स्मृति मांधाना को मिला है। विजडन क्रिकेटर ऑलमैनक को 2025 के संस्करण में स्मृति मांधाना को 2024 के लिए दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया था। यह पुरस्कार उन्हें 2024 में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया था, जिससे उन्होंने 5 शतक बनाए थे, जिनमें 4 एक दिवसीय मैच में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन भारत में डाक व्यवस्था के लिए घोड़े का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है अश्व डाक या उल्लूक कहा जाता था।
मध्यकालीन भारत में डाक व्यवस्था के लिए घोड़े का उपयोग किया जाता था, जिसे अश्व डाक या उल्लूक कहा जाता था। घोड़ों का उपयोग करके संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेजी से पहुंचाया जाता था। इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने अपनी यात्रा वृत्तांत में इस प्रणाली का वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि हर 4 मील पर घोड़े तैनात होते थे और संदेशवाहक इन घोड़ों का उपयोग करके संदेश को आगे पहुंचाते थे। पैदल डाक के लिए भी व्यवस्था था, जिसे दावा कहा जाता था। इसे जो है हर मील पर 3 स्टेशन होते थे। जो 2 प्रकार का उल्लेख है, अश्व डाक जिसे उल्लू कहा था और पैदल डाक सेवा जिसे दावा कहा जाता था। यह व्यवस्था उस काल में संचार और प्रशासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? ये जो है मतदान की आयु 21 से कम करके 18 वर्ष करने से संबंधित है। भारतीय संविधान के 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा लोकसभा राज्यसभा के विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु को कम कर दिया गया। यह आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 ने प्रारंभिक शिक्षा को एक मूलभूत अधिकार बना दिया। इस अनुच्छेद में 21A को जोड़ा गया, जिसमें कहा गया है कि राज्य के 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को राज्य द्वारा निर्धारित प्रणाली अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 इसमें शामिल भूमि सुधार और अन्य कानूनों के न्यायिक समीक्षा से रक्षा के लिए 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, वन और वन्यजीवों के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 48A संबंधित हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A वन और वन्यजीव के संरक्षण से संबंधित है। यह अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के साथ ही वन और वन्यजीव की सुरक्षा करने का प्रयास करने का निर्देश देता है, जिसमें संविधान के अनुसार यह जो अनुच्छेद 48 है राज्य के नीति निशानी DPSP का हिस्सा है। यह अनुच्छेद 1976 के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 48 से अनुच्छेद 51A जी के साथ मिलकर काम करता है, जो नागरिकों को पर्यावरण की रक्षा करने और जीवित प्राणियों के प्रति करुणा रखने का कर्तव्य लगाता है। एक जो बजट 2024 से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, अगर बात करें बजट 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो बजट का प्रमुख फोकस रोजगार, स्केलिंग, MSME और मध्यम वर्ग पर रहा। पिचकारियों को समाप्त कर स्टार्टअप और इकोसिस्टम को प्रोत्साहन मिला। विदेशी शिपिंग कंपनियों के लिए सरल टैक्स नियम एवं खनन और क्रूज पर्यटन क्षेत्र में राहत प्रदान किया गया। बजट 2024-25 रोजगार, कौशल, MSME और मध्यम वर्ग पर केंद्रित है। इस बजट में सभी के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करने हेतु निम्नलिखित 9 प्राथमिकताओं पर निरंतर प्रकाश की परिकल्पना किया गया था। उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु अनुकूल किस्मों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कृषि अनुसंधान व्यवस्था की व्यापक समीक्षा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। बात करें MS वर्ड, वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एक MS एक्सेल से प्रश्न पूछा गया। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, यानी MS एक्सेल पूछा गया क्या है? ये जो है MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम हो जाएगा। वह शॉर्टकट की बात करें तो कीबोर्ड शॉर्टकट, जिसे हॉट की या शॉर्टकट कुंजी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, राज्य में सबसे ज़्यादा कानूनी अधिकार किसका होता है? राज्य के महाधिवक्ता का होता है। राज्य में सबसे ज़्यादा कानूनी अधिकार राज्य के महाधिवक्ता का होता है। महाधिवक्ता की बात कर रहे हैं, किसी राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी महाधिवक्ता होता है। संवैधानिक पद की बात करिए, एक संवैधानिक पद जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है। कानूनी सलाह की बात करें तो महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है। अन्य अधिकारी की बात करें तो वह राज्य के लिए कानूनी कार्रवाई में भी भाग लेता है। अटॉर्नी जनरल से संबंधित प्रश्न की बात करें तो महाधिवक्ता राज्य के अटॉर्नी जनरल के साथ समन्वय रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो वैश्विक व्यापार नियमों को निर्धारित और विनियमित करता है और वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है, WTO करता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो व्यापार नियमों को निर्धारित और विनियमित करता है। विश्व व्यापार संगठन WTO है। WTO जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, 164 सदस्यों के एक अंतर सरकारी संगठन जो वैश्विक व्यापार के लिए नियमों को निर्धारण करता है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो व्यापार उदारीकरण के माध्यम से वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है, जिससे विश्व स्तर पर सुचारू और पूर्वानुमेय प्रवाह सुनिश्चित हो सके। 1995 में स्थापित किया गया था। WTO ने सामान्य ट्रैफिक और व्यापार समझौते GATT की जगह लिया, जो 1948 से प्रभावी था। यह व्यापार समझौते पर बातचीत करने और WTO के समझौते के प्रति प्रतिभागियों के पालन को लागू करने के लिए एक विवाद समाधान तंत्र प्रदान करता है। 164 देशों से औद्योगिक 2023 तक WTO विश्व व्यापार के 98% से अधिक प्रतिनिधित्व करता है, आर्थिक अन्योन्याश्रय और वैश्विक एकीकरण को बढ़ावा देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसानों को कृषि उपयोग के लिए शुद्ध और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए भूजल बढ़ाने वाली योजना कौन सा हो जाएगा? अटल भूजल योजना हो जाएगा। लेकिन कुछ और बता लें, इससे संबंधित नहीं बल्कि कुछ और प्रश्न पूछा गया था। जो स्वच्छ पानी पिलाने के लिए सरकार ने किस योजना की शुरुआत किया था? स्वच्छ पेयजल योजना यानी कि जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत किया गया था। जल जीवन मिशन ही सरकार का वह प्रमुख योजना है जो स्वच्छ पीने के पानी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। अटल भूजल योजना किसानों को कृषि उपयोग के लिए शुद्ध और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए भूजल स्तर बढ़ाएगा। सरकार कृषि आवश्यकताओं के लिए भूजल और गंगा नदी के पानी की उचित आपूर्ति के साथ जल निकायों को पुनर्द्वार सुनिश्चित करेगा। अटल भूजल योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के सभी लोग उठा सकते हैं। अगर बात करें निम्न योजना और उसके उद्देश्य की, जल जीवन मिशन योजना का हर ग्रामीण घर को नल से शुद्ध जल उपलब्ध करवाना है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सेवा सुधारना है। अमृत योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में पानी की आपूर्ति और सीवरेज सिस्टम सुधारना है। अटल भूजल योजना का उद्देश्य जो हो जाएगा भूजल के स्तर को बढ़ाना और सामुदायिक सहभागिता से इसे सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कंप्यूटर और लैपटॉप में नहीं किया जाता? एंड्रॉयड का प्रयोग नहीं होता। ये जो है स्मार्टफोन के लिए होता है। कंप्यूटर और लैपटॉप में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस और लिनक्स का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर और लैपटॉप आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और मैक ओएस और लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। विंडोज, मैक ओएस और लिनक्स ये तीनों जो है डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर के लिए लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं क्या कहलाता था? इसे जातक कथाएं कहा जाता है। बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी जातक कथाएं में पाया जाता है। ये कथाएं बौद्ध साहित्य का हिस्सा है और गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं जिनमें मानव और पशु दोनों के रूप में उनके पूर्वजों का वर्णन करता है। इन कथाओं में बुद्ध को बोधिसत्व के रूप में दर्शाया गया जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए विभिन्न जन्मों से पुनर्जन्म लेते हैं। जातक कथाओं में लगभग 550 कहानियां जिनमें कुछ चौथी शताब्दी ईसा पूर्व की है। ये कथाएं न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि सामान्य रूप से मानव जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किसके साथ मिलकर वय वंदना योजना का शुभारंभ किया है? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ किया है। दिल्ली सरकार ने 28 अप्रैल 2025 को आयुष्मान वय वंदना योजना शुरू की है जिसके तहत शहर में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राजधानी में एक कार्यक्रम में लाभार्थियों को पहला वय वंदना कार्ड वितरित किया है। इस योजना के तहत प्रति वर्ष 5 लाख की निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान किया जाएगा। इसके तहत दिल्ली सरकार की योजना के तहत 5 लाख का कवरेज प्रदान किया जाएगा जिससे कुल स्वास्थ्य बीमा 10 लाख रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के वर्तमान डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? पूनम गुप्ता को 2 अप्रैल 2025 को इसके पद पर नियुक्त किया गया है। अगर बात करें पूनम गुप्ता को, नहीं, पूनम गुप्ता को 2 अप्रैल 2025 से आरबीआई डिप्टी गवर्नर के पद पर नियुक्त किया गया। वे पिछले डिप्टी गवर्नर माइकल पत्रा की जगह लिए हैं और उन्हें 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। वे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से शिक्षा प्राप्त कर चुकी है और वर्तमान में NCAER नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की डायरेक्टर जनरल है। इसके अलावा वे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के 16वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद में शामिल थी। अगर बात करें एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रश्न पूछा गया था। अगर बात करें इसका मुख्य उद्देश्य जो पूर्वी एशिया और भारत के साथ व्यापार करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जाना जाता है, एक अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी था जिसे 1600 में महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट को द्वारा एक शाही चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पूर्वी एशिया और भारत के साथ व्यापार करना था। इसकी स्थापना जो 1600 में महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट द्वारा शाही चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1947 से 91 तक भारत का औद्योगिक विकास के सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका क्या था? मुख्य उद्योग और बुनियादी ढांचे पर हावी होना था। 1947 से 91 तक भारत का औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और विदेशी देशों पर निर्भरता को कम करना था। सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात, कोयला, ऊर्जा उत्पादन, परिवहन और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख उद्योगों को हावी होने की जिम्मेदारी सौंपा गया था। ध्यान समाज के समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने पर था जिसमें राज्य उद्योगों और संसाधनों को नियंत्रित करने में अग्रणी भूमिका निभाता था। सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और आवश्यक
बुनियादी ढांचा बनाने के लिए भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जैसे मुख्य श्रमिक उद्यम स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगम साहित्य क्या है? तमिल भाषा का प्राचीन साहित्य जो लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत में रचा गया था। संगम साहित्य तमिल भाषा का प्राचीन साहित्य जो लगभग 300 से 300 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत में रचा गया था। इसमें 3 संगम साहित्यिक सम्मेलनों का संकलन किया, जिनमें पांड्य शासकों द्वारा मदुरै में आयोजित किया गया था। संगम साहित्य में कविताएं, महाकाव्य और व्याकरण ग्रंथ शामिल है, जो प्रेम, युद्ध, शासन, व्यापार और शोक जैसे विषयों पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नरम दल और गरम दल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। नरम दल और गरम दल का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। 1907 के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 2 गुटों में विभाजित हो गया था। और नरम दल, गरम दल, नरम दल जिसका नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे, ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग और संवैधानिक सुधारों में विश्वास रखते थे। वहीं गरम दल जिसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे, स्वराज्य और स्वदेशी नीतियों के पक्षधर थे और ब्रिटिश शासन के प्रति अधिक मुखर दृष्टिकोण रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना था? 919 हो जाएगा। 2011 की जनगणना से बाल लिंगानुपात जो है 919 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 0 से 6 वर्ष की आयु में वर्ग प्रति 1000 लड़कों पर 919 लड़कियां हैं। और वहीं 2011 की जनगणना में यह अनुपात जो है 927 हो गया। तो ये जितने भी 7 तक फर्स्ट क्वेश्चन देखें, शिलोंग की बाफना झील का अन्य नाम क्या है? इसे जो वर्ड्स लेक कहा जाता है। शिलोंग की बाफना झील का अन्य नाम जो है वर्ड्स लेक कहा जाता है। अगर बात करें शिलोंग में बाफना झील को वर्ड्स लेक कहा जाता है। यह एक खूबसूरत कृत्रिम झील है जो शिलोंग के मध्य में स्थित है। इसमें अविभाजित असम के मुख्य आयुक्त पर विलियम वार्ड ने योजनाबद्ध तरीके से बनवाया था और 1894 में कर्नल हॉपकिंस ने इसे पूरा किया था। वर्ड्स झील, जिसे स्थानीय रूप से पोलक झील या नान पोलो के नाम से भी जाना जाता है, भारत के मेघालय राज्य के शिलोंग में स्थित एक कृत्रिम झील है। शहर के केंद्र में स्थित यह शिलोंग के सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साप्टा कब शुरू हुआ था, यानी साप्टा कब अस्तित्व में आया था? ये जो है 1 जनवरी 2006 में आया था। अगर बात करें दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, साप्टा जो है एक व्यापार समझौता है जिसका उद्देश्य दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क देशों के बीच टैरिफ को कम करना और व्यापार को बढ़ावा देना है। यह समझौता 6 जनवरी 2004 को इस्लामाबाद, पाकिस्तान में 12वें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित किया गया था। यह 1 जनवरी 2006 को लागू हुआ था, जिसे व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की शुरुआत हुआ था। साप्टा का मुख्य उद्देश्य टैरिफ और अन्य व्यापार बाधाओं को धीरे धीरे कम करके सदस्य देशों के बीच आपसी व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना और बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल में सती प्रथा अधिनियम कब शुरू हुआ था? 4 दिसंबर 1829 को बंगाल में सती प्रथा अधिनियम शुरू किया गया था। बंगाल में सती प्रथा अधिनियम 4 दिसंबर 1829 को शुरू हुआ था। बंगाल में सती विनिमय अधिनियम वर्ष 1829 में पारित किया गया था। बंगाल सती विनिमय, जिसने ब्रिटिश भारत के सभी न्यायालयों में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, 4 दिसंबर 1829 को पारित किया गया। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। इस विनिमय ने सती प्रथा को मानव स्वभाव की भावनाओं के विरुद्ध विद्रोह के रूप में वर्णित किया था। बंगाल के महान हिंदू सुधारक राजा राममोहन राय ने इस अधिनियम को पारित करने में अग्रणी भूमिका निभाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि गुलजार और आध्यात्मिक गुरु रामभद्राचार्य को कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 16 मई 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में संस्कृत के विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए विनोद कुमार शुक्ल को चुना गया है, जो छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार को विजेता जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार थे। 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता दामोदर मौजो थे। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता नीलमणि फूकन थे। 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता अक्कितम अच्युतम नंबूदरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संबंधी अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 38 और 39 हो जाएगा। अगर बात करें भारतीय संविधान में अनुच्छेद 38 और 39 लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से संबंधित है। अनुच्छेद 38 राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। वहीं अनुच्छेद 39 में राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के साधन प्राप्त हो। अनुच्छेद 38 में राज्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 39 में राज्य अपनी नीतियों को संचालित इस प्रकार करेगा कि सुनिश्चित रूप से हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन विकास था। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास था। इसका लक्ष्य शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों में सुधार करके लोगों के लिए जीवन स्तर को ऊपर उठाना था। इसके साथ ही योजना में आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और जनसंख्या नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध में व्याहारी किसको कहते थे? प्रधान न्यायिक अधिकारी को जो व्याहारिक कहा जाता था। मगध में व्याहारिक या व्यवहारिक महामात्र को प्रधान न्यायिक अधिकारी कहा जाता था। वे न्यायिक कार्यों और न्याय प्रशासन के लिए जिम्मेदार थे। मगध साम्राज्य विभिन्न प्रकार के महामात्र अधिकारी होते थे, जिनमें से प्रत्येक के अपने विशिष्ट कार्य थे। व्याहारिक या व्यवहारिक महामात्र मुख्य कार्य न्याय से संबंधित था। देखिए, सातवाहन काल में आहार और राष्ट्र का संबंध किससे था? प्रशासनिक इकाइयों से था। सातवाहन काल में आहार और राष्ट्र शब्द प्रशासनिक इकाइयों को दर्शाते थे। आहार जिले के समान था और जबकि राष्ट्र जो एक बड़े क्षेत्र को दर्शाता था, जो संभवतः प्रांत के समान था। सातवाहन प्रशासन में राज्य को आहार नामक जिले के विभाजित किया गया था। इन आहारों पर अमात्य या महामात्र नामक अधिकारी शासन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर वॉलपेपर बदलने के लिए आपको किस सेटिंग में जाना होगा? पर्सनलाइजेशन में जाना होगा। कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर वॉलपेपर बदलने के लिए आपको सेटिंग में पर्सनलाइजेशन के तहत बैकग्राउंड में जाना होगा। वहां बैकग्राउंड विकल्प में जाकर अपनी पसंदीदा वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। आप अपनी खुद की तस्वीर भी चुन सकते हैं या ठोस रंग या स्लाइड शो भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांची के स्तूप के चित्र किसको दर्शाते हैं? बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं को दर्शाता है। सांची के स्तूप पर बने चित्र बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त स्तूप में मौर्य राजाओं के इतिहास से संबंधित कुछ चित्र भी है, जैसे कि सम्राट अशोक का सिंह शीर्ष स्तंभ। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है, जो अपनी कला और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक ने करवाया था, जो बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। सिमरनप्रीत और बरार ने कितने मीटर में रजत पदक जीता है? 25 मीटर पिस्टल में जीता है। अगर बात करें सिमरनप्रीत कौर बरार ने 25 मीटर पिस्टल में रजत पदक जीता था। यह उनका पहला सीनियर अंतर्राष्ट्रीय पदक था। उन्होंने पेरू के लीमा में आयोजित ISSF विश्व कप में यह उपलब्धि हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलमकारी पेंटिंग मुख्य रूप से किस पर किया जाता है? कपड़े पर किया जाता है। कलमकारी पेंटिंग मुख्य रूप से कपड़े पर किया जाता है, खासकर सूती और रेशमी कपड़े पर। यह एक प्राचीन भारतीय कला है, जिसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके हाथ से चित्रकारी किया जाता है। हालांकि इसका नाम कलम, पेन और कारी शिल्प शब्दों से मिलकर बना है, जो कलम का उपयोग करके कपड़ों पर जटिल डिजाइन बनाने की प्रक्रिया को दर्शाता है। IIT से 2 प्रश्न पूछे गए थे। अगर बात करें, उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य जहां 2 IIT है, जहां IIT कानपुर और IIT BHU है। IIT खड़गपुर की स्थापना 1951 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। यह स्थापित होने वाला पहला IIT था और इसे भारत सरकार का राष्ट्रीय महत्व के संरक्षण संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित? ये जो है बांग्लादेश में। मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश में। मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश में स्थित है। यह बंदरगाह जो देश का दूसरा सबसे बड़ा और व्यस्त बंदरगाह है। यह खुलना संभाग के बागेरहाट जिले में स्थित है। चितगांव बंदरगाह के बाद मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है। यह बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिम भाग में खुलना संभाग के बागेरहाट जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन्यासी विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे? मंजनू शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरी, ये सभी जो है सन्यासी विद्रोह के नेता थे। अगर बात करें, एक सन्यासी आंदोलन था जिसे सन्यासी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह 18वीं शताब्दी के अंत में बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था। यह विद्रोह मुख्य रूप से हिंदू सन्यासियों और मुस्लिम फकीरों के नेतृत्व में लड़ा गया था, जो ब्रिटिश नीति विशेष रूप से भारी करों और 1770 में अकाल से उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयों के खिलाफ था। विद्रोह के प्रमुख नेता आपको जस्ट अभी जब बताएं, मंजनू शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी हो जाएगा। अब चलिए सेकेंड शिफ्ट के सभी प्रश्न देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की सुनवाई की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस CN ब्रूमफील्ड थे। फिर से रिपीट करते हैं, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की सुनवाई करने की अध्यक्षता वाले न्यायाधीश जो है तो है जस्टिस CN ब्रूमफील्ड थे। अगर बात करें, असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया था। मार्च 1922 में गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया था। उनके मुकदमे की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड थे। उन्होंने अपने वाक्य का उच्चारण करते हुए एक उल्लेखनीय भाषण दिया था।
असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम की बात करें तो सरकारी कॉलेज, स्कूल और अदालतों का बहिष्कार करना था। विदेशी वस्तु और भाषा का बहिष्कार, 1919 के मार्ले मिंटो सुधार के सुझावों के अनुसार होने वाले परिषद चुनावों का बहिष्कार करना था। स्थानीय निकायों में मनोनीत सीटों से भारतीय सदस्यों का त्यागपत्र था। उपाधियों और मानद कार्यकालों का समर्पण था। सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने से इनकार था। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि संवैधानिक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिहंद परियोजना किस नदी पर स्थित? ये जो है रिहंद नदी पर है। रिहंद नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश में है। यह रिहंद नदी पर है जो सोन नदी की सहायक नदी है। इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है, जो आयतन के अनुसार संग्रहित पानी की मात्रा के विषय में भारत का सबसे बड़ा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 39वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? मेघालय 2026 में किया जाएगा। वहीं बात करें 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में किया गया। बात करें उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारत का 38वें राष्ट्रीय खेल आज एक शानदार समापन समारोह के साथ संपन्न हो गया। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित इस आयोजन में एथलेटिकवाद, समर्पण, खेल भावना का असाधारण प्रदर्शन देखने को मिला था। मेघालय 2026 में राष्ट्रीय खेल के 39वें संस्करण की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2025 में उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किए थे। इस आयोजन ने उत्तराखंड द्वारा राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करने का पहला अवसर चिन्हित किया, जिसे खेल अवसंरचना और विकास में इसकी बढ़ती प्रमुखता प्रदर्शित हुआ था। अगर बात करें राष्ट्रीय खेल में भारत के सबसे प्रतिष्ठित बहु खेल आयोजनों में से एक माना जाता है, जिसका आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित? ये जो है महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देने से संबंधित है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना उत्तर प्रदेश के बलिया से 1 मई 2016 को नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक महत्वाकांक्षी सामाजिक कल्याण योजना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सरकार का उद्देश्य देश में बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है। योजना का लक्ष्य खाना पकाने को अशुद्ध ईंधन, जो ज्यादातर ग्रामीण भारत में इस्तेमाल होता है, को स्वच्छ और अधिक कुशल और रसोई गैस से प्रतिस्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएस पावर पॉइंट 365 में नई स्लाइड बनाने के लिए किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? Ctrl+N दबाना बिल्कुल गलत हो जाएगा। एमएस पावर पॉइंट में Ctrl+N दबाने से नई प्रस्तुति बनता है, न कि मौजूदा प्रस्तुति में एक नई स्लाइड होता है। एमएस पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड जोड़ने के लिए आप Ctrl+M का उपयोग कर सकते हैं, जो विशेष रूप से नई स्लाइड बनाने के लिए एक शॉर्टकट की हो जाएगा। रिबन पर होम टैब के अंतर्गत स्थित नई स्लाइड विकल्प उपयोगकर्ताओं को प्रस्तुति में नई स्लाइड जोड़ने की अनुमति देता है। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड का शॉर्टकट की जान लेते हैं। Ctrl+M से वर्तमान प्रस्तुति में एक नई स्लाइड जुड़ता है। Ctrl+D से वर्तमान में चयनित स्लाइड को डुप्लीकेट करता है। Ctrl+Shift+ ऊपर नीचे स्लाइड सॉर्टर फ्लग के भीतर स्लाइड को घुमाता है। वेट लिफ्टिंग में गोल्ड किसने जीता है? एक भारोत्तोलक के स्नैच में 3 और क्लीन एंड जर्क 3 प्रयास दिए जाते हैं। स्नैच और क्लीन एंड जर्क में भारोत्तोलक के सर्वश्रेष्ठ प्रयासों को जोड़ता है और सबसे अधिक संयुक्त भार उठाने वाले को विजेता घोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये जो है आर्य समाज, विष्णु शास्त्री पंडित और वीरसलिंगम पंतुलु ने, सभी ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। अगर बात करें विधवा पुनर्विवाह का समर्थन नई महान समाज सुधारकों और संगठनों ने किया था। इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आर्य समाज के विष्णु शास्त्री पंडित और वीरसलिंगम पंतुलु प्रमुख थे। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया, जिसके बाद विधवाओं को विवाह को कानूनी मान्यता मिला था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए जोरदार आंदोलन चलाया और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। यह जानकारी उन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया और महिला शिक्षा का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीसी में आइटम डिलीट कैसे करें? ड्रैग करके डिलीट किया जाता है, यानी माउस से पेज डिलीट करने के लिए किस की का उपयोग किया है? आप माउस से पेज की सामग्री को सिलेक्ट करके भी डिलीट किया, बैक स्पेस दबाकर भी कर सकते हैं। कुछ मामलों में आपको डिलीट या बैक स्पेस दबाने से पहले पेज के अंत में कर्सर ले जाना पड़ सकता है। पैरालंपिक खेल से प्रश्न पूछा गया, उसका डिटेल तो नहीं मिल पाया, लेकिन कुछ जान लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। पैरालंपिक खेल, जिन्हें द स्टोक मैंडविले गेम्स कहा जाता है, जो आधिकारिक तौर पर पहली बार 1960 में रोम, इटली में हुआ था। यह ओलंपिक खेल के समापन के तुरंत बाद विकलांग एथलीटों के लिए ओलंपिक शैली के खेल के 23 देशों के 400 प्रतिभागियों को आकर्षित किया, जिन्होंने 8 खेलों में प्रतिस्पर्धा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बनारस आंदोलन कब हुआ था? बनारस जो अब वाराणसी में है। बनारस आंदोलन, जिसे बनारस विद्रोह भी कहा था, जो 1781 में बनारस यानी वाराणसी में हुआ था।
यह विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ होता जब वॉरेन हेस्टिंग्स ने चेत सिंह को पद से हटाने की कोशिश किया था। फाइल या प्रोग्राम को डिलीट करने पर कहाँ चला जाता है? ये जो है रिसाइकलिंग बिन में चला जाता है। फाइल या प्रोग्राम को डिलीट करने पर वह रिसाइकलिंग बिन में चला जाता है। यदि आप रिसाइकलिंग बिन से भी फाइल को डिलीट कर दे तो वह अस्थायी रूप से डिलीट हो जाता है और कंप्यूटर में छिपी रहता है, लेकिन वास्तव में पूरी तरह से मिटाई नहीं जाता है जब तक कि उस पर कोई नया डेटा ना आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैगून का निर्माण कैसे होता है? नदी के मुहाने पर जमाव से लैगून का निर्माण होता है। लैगून का निर्माण तब होता है जब समुद्र का पानी किसी अवरोध जैसे कि रेत की पट्टी, प्रवाल भित्ति या अवरोधक द्वीप से अलग होकर शांत और उथले जल का एक क्षेत्र बनाता है। ये अवरोध लहरों और धाराओं से सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे लैगून के भीतर एक शांत वातावरण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारतीय गृह मंत्री कौन है? सभी को पता है, अमित शाह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लूनी नदी कहाँ से निकलती है? राजस्थान के अजमेर जिले के नाग पहाड़ी या नागा पहाड़ी से निकलता है। लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर जिले के नाग पहाड़ी या नागा पहाड़ी से होता है। लूनी जो है अजमेर के पास अरावली रेंज के पुष्कर घाटी में उत्पन्न होता है और थार रेगिस्तान के दक्षिण पूर्वी हिस्से से गुजरता है। यह गुजरात में कच्छ के रण के दलदली भूमि में समाप्त होता है। लूनी नदी अजमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली, राजस्थान और गुजरात के बनासकांठा और पाटन जिले के सिरोही जिले से होकर गुजरता है। वायसराय से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए थे। अगर बात करें वायसराय का पद जो 1858 में बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। यह पद 1858 में बनाया गया था जब भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमिल फिल्म उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? कॉलीवुड कहा जाता है। तमिल सिनेमा को सामान्यतः कॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। यह नाम चेन्नई के कोडम्बक्कम क्षेत्र से लिया गया, जहाँ तमिल फिल्म उद्योग का केंद्र स्थित है। कोडम्बक्कम को हॉलीवुड के समान फिल्म स्टूडियो और निर्माण इकाइयों की उच्च सांद्रता के कारण कॉलीवुड के नाम दिया गया। कॉलीवुड तमिल भाषा की फिल्म का उद्योग है जो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कौन डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर नहीं करता है? रैम जो यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं स्टोर करता है। यह एक अस्थायी मेमोरी जो कंप्यूटर के चालू रहने तक ही डेटा को संग्रहित करता है। बिजली बंद होने पर रैम से संग्रहित डेटा मिट जाता है। लुईस अवधारणा के अनुसार अम्ल क्या है? एक अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन के एक जोड़े को स्वीकार कर सकता है। दूसरे शब्दों में लुईस अम्ल एक इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करता है। आदित्य 11 मिशन से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। भारत का पहला समर्पित सौर मिशन है। आदित्य 11 भारत का पहला समर्पित सौर मिशन है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया था। यह मिशन सूर्य का निरंतर और बिना किसी रुकावट का अध्ययन करने के लिए सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु L1 के चारोडे के हेलो कक्षा में स्थापित किया गया है। अब चलिए 8 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित? सभी को पता है, ये जो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। यह जो एक मौलिक अधिकार हो जाएगा। अगर बात करें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। यह अनुच्छेद नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता और भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अगर बात करें अनुच्छेद 19 में टोटल जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है, फटाफट ये भी जान लेते क्योंकि आगे की सीटों में जरूर हो जाएगा। अनुच्छेद 19(1), 19(2) इसी प्रकार करके आपसे टोटल जो 6 स्वतंत्रता पूछा जाए। अगर बात करें अनुच्छेद 19(1) में जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। उसी प्रकार सभी नागरिकों को अपने विचार और राय व्यक्त करने का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 1 में। अगर अनुच्छेद 19 के 2 में किया गया है शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, जिसमें नागरिकों को बिना हथियार के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19(3) में संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता है, जिसमें नागरिकों को संघ या यूनियन बनाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19(4) में भारत के राज्य क्षेत्र में आबंध या संचरण की स्वतंत्रता दिया गया, यानी नागरिकों को भारत के किसी भी हिस्से में आने जाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के 5 में भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता का उल्लेख, यानी नागरिकों को भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने का स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 19 के 6 में कोई भी व्यवसाय, धंधा या कारोबार करने की स्वतंत्रता है, यानी नागरिकों को कोई भी व्यवसाय, धंधा या कारोबार करने की स्वतंत्रता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किए थे? सभी लोग बता रहे हैं ये दक्षिण अफ्रीका या चंपारण सत्याग्रह, लेकिन बहुत लोग बता रहे हैं तो ये दक्षिण अफ्रीका होगा, क्योंकि पहला सत्याग्रह तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। अगर बात करें महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला सत्याग्रह 1906 में किए थे। यह सत्याग्रह मुख्य रूप से भारतीयों के अधिकारों के लिए था,
जो समय जो है उस समय दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव का सामना कर रहे थे। अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट सत्याग्रह की, तो भारत में लड़े गए महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। यह 1917 में बिहार के चंपारण जिले में गांधी जी के नेतृत्व में किया गया पहला सत्याग्रह हो जाएगा। अगर बात करें, इसका उद्देश्य जो है नील की खेती करने वाले किसानों को समस्याओं का समाधान करना था। दूसरा बात करें, असहयोग आंदोलन जो 1920 से 22 में, यह आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को सहयोग न करना था। गांधी जी ने लोगों से सरकारी नौकरी, अदालत, स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार करने का आह्वान किए थे। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया, 1930 से 34 तक चला था। इस आंदोलन में नमक कानून जैसे ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन किया गया। गांधी जी ने दांडी मार्च से निकलकर नमक कानून तोड़ा और लोगों से सविनय अवज्ञा करने का आह्वान किया था। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन यह 1942 में होता है। यह आंदोलन भारत को ब्रिटिश शासन से पूरी तरह से मुक्त करने के लिए शुरू किया गया। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। इसके अलावा बात करें महात्मा गांधी द्वारा कुछ लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें में सत्य के साथ मेरा प्रयोग यानी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंद स्वराज है, इसके अलावा ग्राम स्वराज, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और गीता माता, ये सभी पुस्तकें महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया? सभी को पता है, चिनाब नदी पर बनाया गया है। अगर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2025 को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह पुल भारतीय रेलवे की उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक USBRL परियोजना का हिस्सा है, जो कश्मीर को पहली बार पूरे साल रेल मार्ग से देश के अन्य हिस्सों से जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? देखिए, कल भी इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया जिसमें मैंने आपको डेट भी बताया था। इसकी शुरुआत 2000 में हुआ था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य पात्र, असंबद्ध बस्ती और 12 सड़क पर संपर्क प्रदान करना था। अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट योजनाओं के बारे में, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जान लीजिए। यह योजना किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान कर, जिसमें उन्हें अपनी खेती के लिए निवेश करने मदद मिलता है। यानी जो है सालाना जो है 6,000 रुपया दिया जाता है, यानी 2,000 की जो किस्त दिया जाता है, 3 बार दिया जाता है। अगर बात करें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, यह योजना जो देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को खास सुरक्षा और सहायता प्रदान करता है। यह इसको अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन देगी नहीं सॉरी इसी में देखिए योजना है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह बनाने और स्वरोजगार शुरू करने में मदद करता है। इसके अलावा राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन, यह मिशन जो है देश में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। इन योजनाओं के अलावा कई अन्य केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं भी है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास और अन्य क्षेत्रों में लोगों को लाभान्वित करता है। उदाहरण के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और शहरी युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है ताकि वे रोजगार पा सकें। इसके अतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण तमिलनाडु के कुछ स्कूल विभाग की योजनाएं हैं और पोत परिवहन मंत्रालय केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा का लोक नृत्य हो जाएगा? अगर बात करें इसमें एग्जैक्ट ऑप्शन तो नहीं मिल पाया, लेकिन कुछ जान लीजिए। ओडिशा के महत्वपूर्ण लोक नृत्य में ओडिसी हो जाएगा, छऊ हो जाएगा, गोटी पुआ, दंड नाच, संभलपुरी और कर्मा घूमर, ये सभी जो है ओडिशा का लोक नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? ये जो पंचायती राज से संबंधित है। अगर बात करें अनुच्छेद 243 का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। यह अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 9 में शामिल है और पंचायतों से संबंधित प्रावधान को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 243 ए से ओ तक पंचायतों की संरचना, सीटों का आरक्षण, कार्यकाल, शक्ति और वित्त आयोग की आदि से संबंधित विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैन धर्म का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। पहली संगीति जो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र यानी अब पटना बिहार भारत में मौर्य राजा चंद्रगुप्त के संरक्षण में आयोजित किया गया था। आवश्यक चूर्ण संवत 650 और 750 के बीच ईस्वी के बीच हुआ था। वर्णन है 12 वर्षों तक अकाल पर, जिसके परिणामस्वरूप भिक्षु समूह तट पर चलेगा और जब अकाल समाप्त हुआ तो वे पाटलिपुत्र में एकत्र हुए थे। वहीं द्वितीय जन संगीति की बात करिए, बल्लभी गुजरात में होता है। यह संगीति 512 ईस्वी में हुआ था और देवधर्गिनी क्षमा श्रवण ने इसकी अध्यक्षता किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SRAM का फुल फॉर्म पूछा गया था, क्या हो जाएगा? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। कुछ कंप्यूटर के अन्य जो है फुल फॉर्म जान लीजिए, क्योंकि आगे के शिफ्ट में लगातार इससे प्रश्न पूछा जा रहा है, जिससे आपको जो है क्वेश्चन जो है आराम से सही कर पाए। सबसे पहले बेसिक की बात करें तो बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड हो जाएगा। ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। CU का कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। KB का मतलब किलोबाइट, MB का मतलब मेगाबाइट, GB का मतलब गीगाबाइट और TB का मतलब टेराबाइट हो जाएगा। इसके अलावा LCD का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा। LED का लाइट एमिटिंग डायोड हो जाएगा। DVD का डिजिटल वर्सटाइल डिस्क हो जाएगा। CD का कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा। IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। OS का ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। इसके साथ GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। VGA का फुल फॉर्म वीडियो ग्राफिक्स एरे हो जाएगा। UPS का फुल फॉर्म अनइंटरप्टिकल पावर सप्लाई हो जाएगा। सिम का फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाएगा। DBMS का फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा। DNS का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम। EPROM का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। EEPROM का अर्थ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। MROM का मतलब मास्क रीड ओनली मेमोरी होगा। FPS का फुल फॉर्म फ्रेम्स पर सेकेंड हो जाएगा। MHZ का मतलब मेगा हर्ज। GHZ का मतलब गीगा हर्ज। FDD का मतलब फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। IC का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। CRT का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब। CTCP का मतलब क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल। इसके साथ साथ CLI का फुल फॉर्म कमांड लाइन इंटरफेस। कोबोल का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। CGA का फुल फॉर्म कॉलर ग्राफिक्स एरे। CAD का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कोमोल का अर्थ कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज। DOS का फुल फॉर्म डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DPI का फुल फॉर्म डॉट पर इंच। इसके अलावा DVR का फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग। DTP का फुल फॉर्म डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ईमेल का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक मेल। EFT का मतलब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। EXE का मतलब एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम फाइल। ENA का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ATM का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन। CD-ROM का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। FET का मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फोर्ट्रॉन का मतलब फार्मूला ट्रांसलेशन। GPL का मतलब जनरल पब्लिक लाइसेंस। GPS का मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। HLL का फुल फॉर्म हाई लेवल लैंग्वेज। HP का फुल फॉर्म हेवलेट पैकार्ड। इसके साथ JPG का फुल फॉर्म ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मोडेम का अर्थ मॉड्यूलर डीमोड्यूलर। MPG का मतलब मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। MTNL का महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया? तो सभी को पता है बौद्ध धर्म को अपनाया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और इसने अपने शासन में बढ़ावा दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपने प्रशासन में शामिल किया और इसे अपनी प्रजा के बीच फैलाया। हालांकि उन्होंने कभी भी अपनी प्रजा पर बौद्ध धर्म को थोपने की कोशिश नहीं किया। अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति समर्पण विशेष रूप से उनके शिलालेख और स्तंभों में है। इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने इस धर्म को अपने जीवन और शासन में महत्वपूर्ण स्थान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है। यह अनुच्छेद राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है कि श्रमिक किसी भी उद्योग के प्रबंधन में भाग ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करता है? पाक जलमंडल मध्य अलग करता है। अगर बात करें महत्वपूर्ण जल संधि के बारे में तो जान लेते हैं, क्योंकि आगे एक शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। मलक्का जल संधि जान लीजिए, यह अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। पाक जल संधि अभी जस्ट की है, पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है और भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। सुंडा जल संधि की बात करें, यह जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। बाब अल मंदेब संधि की बात करें तो ये जो है लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। बेरिंग जल संधि की बात करिए जो बेरिंग सागर और चुक्की सागर को जोड़ता है। सिंधु जल संधि यह जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक जल समझौता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रायद्वीपीय पठार की कौन सी विशेषता, मैदानी क्षेत्र, पथरीला क्षेत्र और अन्य विशेषता, कौन से राज्य तीनों विशेषता पाया जाता है? तमिलनाडु में यह तीनों विशेषता पाया जाता है। प्रायद्वीपीय पठार भारत का एक महत्वपूर्ण
भौगोलिक क्षेत्र है जो त्रिभुजाकार आकार का है। यह भारत के सबसे पुराने भूभागों में से एक है और 16 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। यह पठार मुख्य रूप से आग्नेय और कैंतरिक चट्टानों से बना है और इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक है। प्रायद्वीपीय पठार संबंधी महत्वपूर्ण बात करें तो आकार और विस्तार में प्रायद्वीपीय पठार त्रिभुजाकार आकार का है, जिसका आधार जो है उत्तर भारत के विशाल मैदान के दक्षिण किनारे पर है और सी जो है कन्याकुमारी के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंद्र अभ्यास क्या है? इंद्र नौसेना अभ्यास भारत और रूस द्वारा 2003 से शुरू किया गया एक संयुक्त द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है। इस अभ्यास का उद्देश्य रूसी और भारतीय नौसेना के बीच सहयोग और अंतर संचालन क्षमता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभ्यास खंजर किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास? सभी को बताया भारत और किर्गिस्तान के बीच है। कुछ इंपोर्टेंट संयुक्त अभ्यास के बारे में बात करते हैं तो भारत अमेरिका के बीच जो है युद्ध अभ्यास होता है। यह भारत और अमेरिका के बीच एक प्रमुख संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो 2004 से आयोजित किया जा रहा है। वज्र प्रहार की बात करें, यह एक विशेष बलों का संयुक्त अभ्यास है जो 2010 से आयोजित किया जा रहा है। टाइगर ट्रम्प की बात करें, यह एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। ये सभी जो अमेरिका के साथ होता है युद्ध, ये भी बात ध्यान रखिए। यह भारत और अमेरिका के बीच वायुसेना के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। मालाबार अभ्यास की बात करें, यह भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। रेड फ्लैग की बात करें, यह अमेरिका के नेतृत्व में एक बहुपक्षीय अभ्यास है जिसमें भारत भी भाग लेता है। रिम पैक की बात करें, यह अमेरिका के नेतृत्व में सबसे बड़ा द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौअभ्यास है जिसमें भारत भी भाग लेता है। अन्य देशों के साथ बात करें तो इंद्र जो है यह भारत और रूस के बीच एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। नोमेडिक एलिफेंट की बात करें, यह भारत और मंगोलिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। धर्म गर्जन जो भारत और जापान के बीच अभ्यास है। उसके अलावा बोल्ट कुरुक्षेत्र जो है भारत और सिंगापुर के बीच होता है। इसके अलावा हैंड इन हैंड जो है भारत और चीन के बीच होता है। उसके अलावा वरुण की बात करें तो भारत और फ्रांस के बीच होता है। इसके अलावा तलिस्मान सबरे जो है ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जिसमें भारत भी भाग लेता है। भारत का सबसे प्रदूषित शहर किस राज्य में स्थित है? ये जो है मेघालय के बर्निहाट हो जाएगा। भारत का सबसे प्रदूषित शहर मेघालय राज्य में स्थित है जिसका नाम बर्निहाट है। बर्निहाट मेघालय और असम की सीमा पर स्थित एक औद्योगिक शहर है। यह शहर अपनी खराब वायु गुणवत्ता के लिए जाना जाता है जिसका मुख्य कारण उद्योगों, विशेष रूप से प्रदूषण मानदंडों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों से होने वाला उत्सर्जन है। इसके अलावा वाहनों से होने वाला उत्सर्जन और पहाड़ियों की कटाई भी वायु प्रदूषण में योगदान देता है। कुरिल द्वीप विवाद किसके किसके बीच चर्चा का विषय था? ये जो जापान और रूस के बीच हो जाएगा। कुरिल द्वीप विवाद जो है जापान और रूस के बीच है। अगर बात करें कुरिल द्वीप को लेकर रूस और जापान का जो विवाद 19वीं शताब्दी से चल रहा है, लेकिन मौजूदा विवाद मुख्य रूप से दक्षिण कुरिल द्वीप को लेकर, जिन्हें जापानी उत्तरी क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नगर पालिका वार्ड समिति का गठन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 में इसका वर्णन किया गया है। नगर पालिका वार्ड समिति का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में किया गया है। यह अनुच्छेद 3 लाख या उससे अधिक आबादी वाले नगर पालिकाओं के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर एक या एक से अधिक वार्डों वाली वार्ड समिति का स्थापना का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेल में शतरंज से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। शतरंज के 2 खिलाड़ी वाला रणनीति बोर्ड गेम है जो 64 स्क्वायर बोर्ड पर खेला जाता है। अगर बात करें जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी के पास 16 मोहर होता है। खेल का उद्देश्य प्रतिद्वंदी के राजा को सह और मात देना होता है, जिसका अर्थ है कि राजा को ऐसी स्थिति में फंसाना जहां वह किसी भी कानूनी चाल से बच नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया था? ये जो सम्राट अशोक के द्वारा जो है सारनाथ स्तंभ बनवाया गया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ मौर्य वंश के महान शासक अशोक द्वारा बनवाया गया था। यह स्तंभ 250 ईसा पूर्व के आसपास बनाया गया था और इसे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बनवाया गया था। अशोक ने इस स्तंभ को अपने शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्थानों पर स्थापित करवाया था। अब चलिए रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग से कैसे कैसे प्रश्न पूछे वो सभी जान लेते हैं। रक्त संबंधी ब्लड रिलेशन से 2 प्रश्न पूछा गया है। नंबर सीरीज से 2 से 3 प्रश्न पूछा गया है। वेन डायग्राम से प्रश्न नहीं पूछा गया है। एनालॉजी से 2 प्रश्न हो जाएगा। भाषा से 1 प्रश्न पूछा जाएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 प्रश्न पूछा गया है। सिलोजिज्म से 2 प्रश्न पूछा जाएगा है। कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 प्रश्न पूछा गया है। मिरर इमेज से नहीं पूछा गया है। काउंटिंग फिगर से भी नहीं पूछा गया है। मिसिंग नंबर से 1 या 2 प्रश्न पूछा गया है। फिगर सीरीज से भी 2 पूछा गया है। वर्ड फॉर्मेशन से भी 2 पूछा गया है। वर्गीकरण से 1 हो जाएगा। सिमिलर सेट से 2 हो जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट से बात करो 3 से 4 प्रश्न हो जाएगा। वहीं कथन निष्कर्ष का 3 प्रश्न हो जाएगा। पजल से 2 से 3 प्रश्न हो जाएगा। ये सभी ज़्यादा पूछा जा रहा है। इसके अलावा मैथ की बात करें तो अलजेब्रा से नहीं होगा। क्षेत्रमिति से 2 पूछा गया है। त्रिकोणमिति से 1 या 2 पूछा गया है।
परसेंट से जो है 2 प्रश्न पूछा गया। लाभ हानि की बात करें 2 से 3 प्रश्न हो जाएगा। SI की बात करें 2 प्रश्न हो जाएगा। एवरेज से 1 या 2 प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा ज्यामिति से पूछा नहीं पता क्या पूछो, बताएं नहीं बताएं। नंबर सिस्टम की बात है 2 से 3 प्रश्न, एलसीएम से 2 प्रश्न, सिंप्लीफिकेशन से 1 प्रश्न, रेशियो से 2 प्रश्न, पाइप और टंकी का प्रश्न शायद 1 पूछा गया है, नहीं पूछा गया आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा। ट्रेन से 1 प्रश्न पूछा गया, आय से भी 1 प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा समय और कार्य से भी 2 प्रश्न पूछा गया है। तो ये जितने भी 8 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट के जितने पेपर थे सारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का PDF पाना चाहते हो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है स्कैन कर लीजिए, टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट 7, वहाँ पर फाइल सेक्शन में PDF आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो है टेक्स्ट बुक पास परचेज करना चाहते हैं मात्र आपको 483 में 1 साल का पासवर्ड मिल जाएगा। कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा, SAWN आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जाकर परचेज कर लीजिए। आपके SSC, रेलवे यानी इंडिया का टोटल 900+ एग्जाम का आपको मॉक टेस्ट, क्वेश्चन, चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। जाकर परचेज कर लीजिए। और आप SSC के, MTS के, GD के, CGL के, CCL, रेलवे के, NTPC, ग्रुप डी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का आप मॉक टेस्ट लगाइए। आपका जो स्कोर मॉक टेस्ट से ही बढ़ेगा। जाकर आप AI वाला मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो जाइए परचेज कर लिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या कूपन अप्लाई कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।